नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विस संसद की शक्तियाँ। पिछले लेक्चर में अपन ने स्विस संसद का संगठन देखा था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट किस तरह से संगठित होती है। आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि संसद की क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं। देखिए, अपन पहले भी इस बात पर विचार कर चुके हैं कि स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों के पास बराबर शक्ति है, इसलिए दोनों की इक्वल ही कार्य होंगे। प्रतिनिधि सभा के भी वही होंगे, सीनेट के भी वही होंगे, इसलिए अपन ने एक साथ आज संसद की शक्तियों को लिया है। देखते हैं क्या शक्तियाँ हैं। संसद की शक्तियों को अपन ने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पॉइंट बनाए हैं और एक एक पॉइंट को अपन अब डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला कार्य है विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ या कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ। संसद का मेन काम कानून बनाना होता है और कानून बनाने से संबंधित कार्य में जो स्विट्जरलैंड की जो संसद है, जो संघीय विषय उसे दिए गए हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों के विभाजन में संघीय विषय स्विट्जरलैंड को दिए गए हैं, तो संघीय विषयों के ऊपर कानून बनाने का कार्य करती है। देखिए, कानून बनाने के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की जो संसद है वो सर्वोच्च है। एक तरह से किस तरह से सर्वोच्च है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर कार्यपालिका को वीटो पावर नहीं है और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, इसलिए वो बनाने वाली सर्वोच्च है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक नियम है कि कानून बनाने के 90 दिन के अंतर्गत, अर्थात 3 महीने के अंतर्गत, वहाँ की जनता अर्थात 50,000 मतदाता ऐच्छिक जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं। अगर जनता ने 3 महीने के अंतर्गत ये डिमांड कर ली और जनता उस जनमत संग्रह में उस कानून को अस्वीकृत कर सकती है। अर्थात स्विट्जरलैंड की संसद कानून बनाने में वैसे तो सर्वोच्च है, केवल ऐच्छिक जनमत संग्रह का उसके ऊपर नियंत्रण होता है। ऐच्छिक जनमत संग्रह के माध्यम से जनता उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अस्वीकार कर सकती है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है और कार्यपालिका के पास वीटो पावर नहीं है। नंबर दूसरी बात इसकी व्यवस्थापिका या कानून बनाने की संबंधित शक्तियों में आती है कि ये संघीय आदेश जारी करती है। संघीय आदेश जैसे अपने यहाँ पे अध्यादेश होते हैं, वहाँ पर इन्हें संघीय आदेश कहा जाता है, ये भी जारी करती है और इन पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं होती है। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि भाई जनता डिमांड कर सकती है, रिजेक्ट हो जाएगा, तो अध्यादेश के माध्यम से या संघीय आदेश के माध्यम से भी कानून बनाने का कार्य करती है। तीसरी इसके बारे में ये प्रावधान है कि संसद किसी भी कानून को अति आवश्यक घोषित कर सकती है। यदि विशेष परिस्थितियों में कोई कानून की आवश्यकता हो और अति आवश्यक है, तो संसद उसको अति आवश्यक डिक्लेयर कर सकती है और अति आवश्यक जब उसको घोषित कर दिया तो वो कानून 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। 1 वर्ष के बाद में यदि लागू रखना है तो जनमत संग्रह कराया जाता है, जनता मांग कर सकती है या संसद के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उसको भेजा जा सकता है और बाद में जनता उसे स्वीकार अस्वीकार कर सकती है। तो संघीय विषय जैसे वित्तीय कानून बनाना, चुनाव से संबंधित कानून बनाना, वेतन भत्ते या सेवा शर्तें संघीय कर्मचारियों की निर्धारित करना, कैंटीनों की क्षेत्रीय एकता और सुरक्षा के लिए कानून बनाना या देश की रक्षा या सुरक्षा के लिए कानून बनाना, इस तरह के जो संघीय विषय हैं उन पर कानून बनाती है, संघीय आदेश जारी करती है और किसी भी कानून को अति आवश्यक घोषित करके उसको लागू कर सकती है 1 वर्ष के लिए। दूसरा जो इसका कार्य आता है वो आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को अगर अपन देखते हैं तो इसमें बहुत सारे कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य जो है स्विस संघीय सरकार को नियंत्रण में रखती है। संघीय सरकार वहाँ की कार्यपालिका है, उसको कार्यपालिका को हालांकि संसद समय से पहले नहीं हटा सकती है क्योंकि ऐसा वहाँ पे प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर नियंत्रण रखती है। संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं और संसद सदस्यों के द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का जवाब उन्हें दिया जाना जरूरी होता है। तो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका को कोई भी आदेश दे सकती है और उसका पालन करना कार्यपालिका के लिए आवश्यक होता है।
दूसरा जो मेन काम कार्यपालिका में संसद करती है वो ये होती है कि कार्यपालिका जितनी भी संधियां करती हैं, समझौते करती हैं, उनका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाना जरूरी होता है। तो संसद उनका अनुमोदन करती है। कार्यपालिका के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती है, चाहे वो कार्यपालिका के सदस्य हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उन सब की नियुक्तियों की स्वीकृति भी संसद के द्वारा दी जाती है। युद्ध और शांति की घोषणा करने का कार्य जो है वो भी संसद स्वीकार करती है। विदेश संबंधों के ऊपर भी संसद का नियंत्रण होता है और प्रशासन का निरीक्षण भी करती है। संघीय प्रशासन, कैंटीनों का प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, इन सब का नियंत्रण करने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह वित्तीय कार्यों में कार्यपालिका के कार्यों में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, संधि या समझौते का अनुसमर्थन करती है, विदेश संधियां जो होती हैं वो स्वीकार करती है, युद्ध और शांति की घोषणा का अनुसमर्थन करती है, और जितने भी नियुक्तियां होती हैं उनका अनुसमर्थन इसके द्वारा किया जाता है। फिर देखते हैं अपन वित्तीय शक्तियाँ अर्थात पैसे से संबंधित कार्य। वित्तीय शक्तियों में जो मेन कार्य होता है संसद का वो होता है बजट की स्वीकृति। बजट पे अंतिम स्वीकृति संसद के द्वारा होती है। और एक चीज़ मैंने पहले भी बताई होगी और मैं फिर बताती हूँ कि वित्तीय जो बजट है या जो वित्तीय विधेयक है उसके ऊपर लोक निर्णय का प्रावधान नहीं होता है, उसका प्रतिबंध नहीं होता है, तो बजट को स्वीकार करती है। संघीय कर्मचारियों के संघीय सरकार के आय व्यय का निरीक्षण कर सकती है, संघीय प्राधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन भत्ते निर्धारित करती है, और जो ऋण विदेश से लिए जाते हैं या दिए जाते हैं उनकी स्वीकृति ये देती है। फिर आता है न्यायिक शक्तियाँ अर्थात न्यायपालिका से संबंधित कार्य। न्याय प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन का कार्य करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते निर्धारित करती है। संघीय सत्ताओं अर्थात कैंटीन और सरकार के बीच में कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। इसी तरह जो संघीय न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति होते हैं उनकी क्षमा याचिकाओं पर विचार करती है और सामूहिक क्षमादान की घोषणा कर सकती है। तो न्यायिक प्रशासन का निरीक्षण निर्देशन करती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ते निर्धारित करती है, कैंटीनों के विवादों का समाधान करती है और क्षमा याचना, सामूहिक क्षमा याचना पर का कार्य भी करती है। फिर आती है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपन पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अपन ने ये देखा था कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाने का भी पावर है संसद को और उसका समर्थन करने का भी शक्ति होती है। जब तक वो स्वीकृत नहीं होगी, वो स्वीकार नहीं होगी, तो संविधान में संशोधन भी नहीं होगा। फिर आता है कैंटीनों से संबंधित शक्ति। कैंटीन वहाँ के राज्य हैं। कैंटीनों से संबंधित जो कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं, कैंटीनों के संविधान या उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। यदि किसी कैंटीन में उपद्रव या सुरक्षा को खतरा है तो सेना का आदेश दे सकती है, आवश्यक कदम उठा सकती है। कैंटीनों के जो संविधान होंगे उनमें जो संशोधन होगा उसको स्वीकृति देती है। कैंटीन जो कोई संधि करते हैं उनका अनुमोदन करती है। देखिए स्विट्जरलैंड में कैंटीनों के पास कुछ विशेष ये शक्ति होती है कि कैंटीन भी संधि कर सकते हैं विदेशों से कुछ प्रतिबंधों के अधीन, तो उन संधियों का समर्थन भी संसद के द्वारा किया जाता है। कैंटीनों की शासन व्यवस्था का नियंत्रण और निरीक्षण भी करती है और कैंटीनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकती है। तो ये कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर आता है निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति। निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत संसद जो कार्य करती है मोटे रूप से, पहला काम ये करती है कि सरकार के जितने भी अंग होते हैं, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे कोई आयोग हो, चाहे कोई भी संगठन हो, वो अपना प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन दिया जाता है और संसद उस प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है और उस प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें निर्देशन या उन्हें कोई सलाह देने का कार्य भी करती है। इसके अलावा कैंटीनों की सरकार, न्यायिक सरकार, संघीय सरकार, न्यायिक प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन भी कर सकती है। संसद के पास ये शक्ति होती है कि प्रशासन का निरीक्षण करे, देखरेख करे और आवश्यक सलाह या आवश्यक आदेश दे सकती है। इसके बाद में आती है अन्य शक्तियाँ। अन्य शक्तियों में जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा के लिए कोई भी कार्य कर सकती है, कदम उठा सकती है। स्विट्जरलैंड की आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। संघीय आदेश जारी कर सकती है, सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है और राज्यों के जो प्रयोजन होते हैं, राज्यों के जो कार्य होते हैं उनमें मदद करती है या उनकी सहायता करने का कार्य करती है।
इस तरह स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसकी शक्तियाँ व्यापक है, असीमित है और वो सर्वोच्च है। ये अगर अपन ने देखी है तो ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है। अब अपन देखते हैं कि इस संसद की वास्तविक स्थिति कैसी है। देखिए, सैद्धांतिक में तो ये जो संसद है वो सर्वोच्च है, इसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन की प्रतिबंध नहीं है और उसके ऊपर वीटो पावर भी नहीं है कार्यपालिका को। लेकिन स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है, अगर उसकी वास्तविक स्थिति को अगर अपन देखते हैं थोड़ा सा, तो संविधान निर्माता जितना शक्तिशाली उसको बनाना चाहते थे उतना वो है नहीं है। उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध होते हैं और मोटे रूप से जो प्रतिबंध है वो इस तरह से, सबसे बड़ा प्रतिबंध होता है उसके ऊपर ऐच्छिक लोक निर्णय का। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका पर जनता के लोक निर्णय या ऐच्छिक जनमत संग्रह का सबसे बड़ा प्रतिबंध होता है, क्योंकि वहाँ पर जब संसद कोई भी कानून बनाती है तो उसके 90 दिन के अंतर्गत अर्थात 3 महीने के अंतर्गत जनता उसकी डिमांड कर सकती है और उस कानून को अस्वीकार कर सकती है। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध उस संसद के ऊपर जनमत संग्रह का या जनता का होता है। दूसरा जो प्रतिबंध होता है वो कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है और जो संसद की कार्य हैं वो कार्यपालिका की तरफ जाते जा रहे हैं और इसके लिए कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कानून निर्माण कार्य जटिल होता जा रहा है, इसमें ज़्यादातर जो कानून है वो संघीय सरकार द्वारा ही बनाकर विधेयक बनाकर संसद में दिए जा रहे हैं। कल्याणकारी राज्य का उदय होता जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सरकार करती जा रही है, अर्थात कार्यपालिका करती जा रही है। संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। इस तरह कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है और संसद की शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। ये स्विट्जरलैंड में नहीं, सभी देशों में ही ऐसा होता जा रहा है। तो क्यों कार्यपालिका डायरेक्ट जनता से संपर्क में आ गई, सारे कार्य उससे करने पड़ते हैं, जिम्मेदारी सरकार की उसकी होती है, तो शक्तियाँ उसके पास बढ़ती जा रही है। और तीसरा जो मेन कारण है स्विट्जरलैंड की संसद की कमजोरी का, कि स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं वो सुदृढ़ नहीं है। संसद को नेतृत्व नहीं मिलता किसी राजनीतिक दल का, क्योंकि स्विट्जरलैंड में छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। सदस्य कैंटीनों के हिसाब से वहाँ पर बैठते हैं संसद में, तो संसद को एक सुदृढ़ नेतृत्व नहीं मिलता और इस कारण से भी वो मजबूत नहीं हो पाती। तो वास्तव में इतनी शक्तिशाली है नहीं जितना कि सैद्धांतिक स्थिति में है, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड की जो संसद है अपना समस्त कार्य शांति, समझ और ईमानदारी से संपन्न करती है। सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, भाषणों की प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने में विश्वास करते हैं और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर ये कार्य कर रही है। इस तरह अपना आज का जो एक क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये कंप्लीट होता है एक क्वेश्चन। कल अपन इसी संसद का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक पार्ट और है, वो अगले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।